साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग विज़न आईएएस के हिंदी माध्यम टेस्ट देख रहे हैं 2023 पीटी के लिए। ठीक है, तो ये हिंदी माध्यम का दूसरा टेस्ट है। ठीक है, दूसरा टेस्ट का पहला पार्ट रहेगा, उस तरह हमारा 5वां टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 5। ठीक है, अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो इस पिछले वीडियो के टेस्ट में आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने जो है टेस्ट में क्या जो है सम्मिलित किया था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें भी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन शामिल किया जा रहा है इस टेस्ट में। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल किया जा रहा है, जिसमें क्या क्या शामिल किया जा रहा है। वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंडियन फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, लोकल अर्बन गवर्नमेंट, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है इस वाले में है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स फरवरी का भी शामिल है। पिछले वाले टेस्ट में हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स को शामिल किए थे, इस वाले में फरवरी का करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो है हम टेस्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स भी साथ में लेके चल रहे हैं। करंट अफेयर्स का जो है बहुत ज़्यादा योगदान होता है टेस्ट में, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, यूपीएससी टेस्ट में सबसे ज़्यादा योगदान करंट अफेयर्स का होता है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रिक्वेस्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता है। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब करने की जगह। सपोर्ट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं थोड़ा लगता है, लेकिन ठीक है, अपनी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, तो ये निःशुल्क टेस्ट हो रहे हैं, इसमें किसी का कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है। आपको बस देखना है और आपको तैयारी करनी है। जितनी अच्छी तैयारी रहेगी उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो वाकई आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टेस्ट को। हमारा पहला प्रश्न है, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। हम 25-25 प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग कर देंगे तो उससे समस्या हो जाती है। तो बेहतर ये है कि छोटे छोटे वीडियो रखें, रिवीजन करने में आसानी होगी। इसलिए मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ हर एक प्रश्न के। तो प्रश्न है कि छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है हमारा कि इसे छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए नगर पालिका प्रशासन हेतु स्थापित किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि छावनी बोर्ड का गठन छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए नगर पालिका प्रशासन हेतु किया जाता है। ठीक है, इसका गठन 2006 के छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत किया गया। ठीक, यह अधिनियम संसद द्वारा नियमित किया गया है, याद रखिएगा। दूसरा है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। नहीं, गलत है, बल्कि यह छावनी बोर्ड केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय नहीं बल्कि यहाँ हो जाएगा क्या, रक्षा मंत्रालय, याद रखिएगा। छावनी बोर्ड जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इस प्रकार छावनी बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा गठित व प्रशासित होता है। तीसरा है, इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि छावनी बोर्ड में आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो तब तक बने रहते हैं जब तक उस क्षेत्र में उनका कार्यकाल है। ठीक,
उस क्षेत्र की कमान संभालने वाला सैन्य अधिकारी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। बोर्ड के उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में किया जाता है, ठीक है, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। रामानुजन पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, इस पुरस्कार से अभी तक किसी महिला को सम्मानित नहीं किया गया है, गलत स्टेटमेंट है। एक मूवी आई थी जो है आपने देखा होगा, विद्या बालन की थी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको भी जो है ये पुरस्कार दिया गया था। तो जो है कोलकाता में, दूसरे का स्टेटमेंट मैं बता दे रहा हूँ, हाल ही में जो है ये चर्चा में इसलिए भी प्रश्न है क्योंकि चर्चा में रहा है। तो हाँ, कोलकाता में हाल ही में स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणित प्रोफेसर नीना गुप्ता को वर्ष 2021 के लिए युवा गणितज्ञों के दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। वह रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय हैं, ठीक है। इससे पहले कौन कौन प्राप्त कर चुकी हैं? इससे पहले ऋतव्रत मुंशी प्राप्त कर चुके हैं, अमलेंदु कृष्णा, सुजाता राम दोराय इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोफेसर नीना गुप्ता को यह पुरस्कार जो है संबद्ध बीजीय ज्यामिति और विनिमेयशील गणित बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, यह पुरस्कार किसी विकासशील देश के एक शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। यह जो पुरस्कार होता है यह गणित के क्षेत्र में विकासशील देशों की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है इस पुरस्कार का मकसद, ठीक है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 45 वर्ष से कम आयु के किसी शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है, ठीक है। बाध्य नहीं है कि उसमें विकासशील देश है या विकसित देश है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, केवल पहला सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो हमारी जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं उसमें से कौन सा इसमें कथन सही है देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा कि स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशालाओं में नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल सही है। जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं वो प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती हैं, ठीक, ये तो पता ही होगा, क्योंकि जो है इंक्लूड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर आईपीएस सेल्स जो होते हैं, मतलब प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं ये वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित स्टेम कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। दूसरा है कि स्टेम कोशिकाओं के प्रत्यारोपण से एचआईवी रोग का उपचार हो सकता है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट है, जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं उससे जो है एचआईवी रोग का उपचार हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जो है एक अमेरिकी मरीज स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण के बाद एचआईवी से ठीक होने वाली प्रथम महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई हैं, ठीक है, पहली महिला है यह। प्रत्यारोपण हेतु यह स्टेम कोशिका एक ऐसे दाता से प्राप्त की गई थी जिसमें एड्स के विषाणु के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता थी, ठीक। तीसरा है हमारा, स्टेम कोशिकाओं को केवल स्तनधारियों से प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जो है स्तनधारियों के अलावा जो है कीटों, उभयचरों और पादपों से स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, केवल एक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमारे इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट सही है। अर्थात यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन या सदनों के पास वापस भेजा जाता है और उसे पूरा पारित कर दिया जाता है, तो विधेयक को केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए ही पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक, यद्यपि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है, मान लो विधेयक है और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी है तो वह विधेयक बन जाएगा। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये देखेंगे, स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो सही नहीं है पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। ठीक है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है, स्थगन प्रस्ताव, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है, अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो केवल पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, एक मंत्री नहीं, केवल पूरी मंत्रिपरिषद। तीसरा है, निंदा प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है, तो तीसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। ये दोनों उल्टा लिखे हुए हैं आपस में। ठीक है, ये जो है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट उल्टा लिखे हुए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन हेतु कौन उत्तरदायी होता है, तो उत्तरदायी होता है रिटर्निंग अधिकारी। ठीक है, जो रिटर्निंग अधिकारी होता है, यानी जिसे निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी संबंधित संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के किसी पदाधिकारी को निर्वाचन अधिकारी मनोनीत या नामित करता है। इसके अतिरिक्त भारत का निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन संबंधी कार्यों में निर्वाचन अधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं, तो इसमें ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उसके लिए इसमें संसद द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद संसद द्वारा इन विशेषाधिकारों तथा अधिकारों में उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि ये राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं होते, बल्कि जो है ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहला भी सही नहीं है, सॉरी, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं। जो उनके भत्ते वेतन होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं, बल्कि संसद द्वारा। राष्ट्रपति की जगह संसद हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक से बोल गया था, राष्ट्रपति द्वारा भूल गया था,
तो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहाँ मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा मान लीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक है, याद नहीं आ रहा था, तो उसका जो है राष्ट्रपति की जगह संसद होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे कौन सा मामला है जिसमें राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है, तो देख लेते हैं हमारे स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में दिया है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है राज्य में, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत ये होता है, अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को रक्षित रखता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है, अगर किसी जो है राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो उस स्थिति में वो मुख्यमंत्री की खुद नियुक्ति करता है। ठीक है, अन्य सभी मामलों में उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह से की जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति DPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, DPC के बारे में पूछा है। 74वां संशोधन अधिनियम DPC की स्थापना का प्रावधान करता है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, अनुच्छेद 243 ZD, मतलब समझ रहे हैं, अनुच्छेद 243 ZD। ठीक है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि DPC के सभी सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है जिला योजना समिति के कम से कम 4/5 सदस्य जो होते हैं, वो जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से चुने जाएंगे, ये कहा गया है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा है, इसमें जिले के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है और सही उत्तर चुनना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान तो होता है। ठीक है, लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि उसे हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। उसे हटाने के लिए क्या करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए जो है महाभियोग मतलब जो है बहुमत वगैरह की, वह राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसमें राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया है। ठीक है, जिससे लोकसभा सहमत है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि
ऐसा संकल्प राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उपराष्ट्रपति को इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दे दी गई हो। ठीक है, उसे हटाने के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हमारा कि इस समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा में हो सकता है, बिल्कुल सही है। सदस्यों से प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसलिए भी सही है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को जो है समिति का सदस्य चुन लेता है, मतलब अध्यक्ष बनाता है, नियुक्त करता है। और दूसरा स्टेटमेंट इसलिए भी सही है क्योंकि सदस्यों को प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसके लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एक एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जो है भारत के राष्ट्रपति को देता है। यानी उपराष्ट्रपति जो है अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। हालांकि अनुच्छेद 67(1) मतलब 67 का 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, मतलब वो कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारा कहता है कि कौन सा सही है देखना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, क्योंकि उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। सही स्टेटमेंट है एकदम। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट है उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव के सिवाय विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती। यह भी सही है। ठीक है, क्योंकि संसद की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, इसलिए उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। और दूसरे स्टेटमेंट में विधायिका में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्तावों के सिवाय कोई चर्चा नहीं की जा सकती, इसीलिए दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विधान परिषद के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विधान परिषद के बारे में हमें देखना है। तो राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि जो है संसद किसी विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करते हैं। ऐसा संकल्प जो है राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए संसद का अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है और सामान्य विधान की तरह साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा इसके पास साधारण विधेयकों के लिए विधानसभा के समान शक्तियां होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि इस तरह किसी साधारण विधेयक को पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त होती है। विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार 3 माह के लिए और दूसरी बार 1-1 माह के लिए। ठीक है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, मतलब दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनेंगे ना तो प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है। ठीक,
तो जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनिए, ठीक, क्योंकि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई मजाक नहीं है यूपीएससी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निर्हरित होता है, मतलब जो है, मतलब निर्हरित क्या बोलते हैं उसको, अयोग्य, ठीक है, अयोग्य होता है, ठीक है। ऐसे शब्दों को भी पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है 15 का, यदि वह जो है अनुन्मोचित दिवालिया है, अनुन्मोचित दिवालिया है, पहला सही है, ठीक है, मतलब अयोग्य हो जाता है। कैसे? यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, यदि वह विकृत चित्र या और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, तो दूसरा भी सही है। यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निर्हित कर दिया गया है, ठीक है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारत में पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पंचायती राज के बारे में हमें जानना है, तो देख लेते हैं प्रश्न। पहला स्टेटमेंट है कि बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है, ये बलवंत राय मेहता ने। दूसरा है कि राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है। तीसरा स्टेटमेंट है पंचायती राज संस्थाओं को 1982 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्यों? क्योंकि जो है उनके द्वारा त्रिस्तरीय ना कि 2 स्तरीय, ठीक है, यही गलती है, त्रिस्तरीय हो जाएगा, ठीक है, त्रिस्तरीय। उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसके ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की जो है स्थापना की सिफारिश की गई, ठीक। पंचायती राज जो है राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, ठीक। और इस योजना का उद्घाटन जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1969 को नागौर जिले में किया गया, ठीक है, 1969 में, ठीक है, 1969 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने वर्ष 1969 में इस व्यवस्था को अपनाया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस व्यवस्था को अपना लिया, ठीक। अगला स्टेटमेंट है पंचायती राज संस्थाओं को 1982 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये भी गलत है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जब हुआ तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, तो कौन सा ईयर हो जाएगा? 1993, ठीक है, 1993, 1982 की जगह 93 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा बी ऑप्शन सही है, केवल 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न हमारा कहता है कि कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं तथा यह इस संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को अधिकृत करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 जो है 301 यह घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा, ठीक है।
संविधान के भाग 8 के अन्य प्रावधानों में अनुच्छेद 302 से 305 में लाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त अनुच्छेद 301 द्वारा गारंटीकृत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों से मुक्त है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, संसद राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, यानी जो है संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य या राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन संसद भारत के किसी भाग में वस्तुओं की कमी के मामले को छोड़कर एक राज्य को दूसरे पर वरीयता नहीं दे सकती है या राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान संबंधित हैं, तो प्रावधान किससे संबंधित हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची में? तो ये संबंधित हैं अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा से। ठीक है, जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं वो जो है अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा से संबंधित हैं, जो कि 5वीं अनुसूची में जो है 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसे हम पढ़ते हैं AMTM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, के अतिरिक्त किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। ठीक है, और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन हेतु प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत के गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पूर्व इसका विघटन होने पर क्या होता है? अगर पंचायत का गठन होता है 2 वर्ष बाद ही समय से पूर्व इसका विघटन हो जाता है तो क्या होता है? तो इसके विघटन होने पर शेष अवधि को पूरा करने के लिए इसे पुनर्गठित किया जाएगा। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है यह प्रावधान किया गया कि पंचायत के प्रत्येक स्तर पर 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करता है। ठीक है, तथा समय से पूरा होने से पूर्व भी इसे विघटित किया जा सकता है। इसके बाद पंचायत के गठन के लिए नव निर्वाचन इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व अथवा विघटित होने की दशा में इसके विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर संपन्न होंगे। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची के संदर्भ में स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? स्थानीय शासन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये विषय आता है राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय शासन जो है राज्य का विषय है। ठीक है, राज्य इस विषय पर अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, किंतु जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया तब राज्यों के लिए स्थानीय निकायों के विषय पर निर्मित कानूनों को संशोधित संविधान के अनुरूप बनाने के लिए उनमें परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, इन संशोधनों के आलोक में राज्य के कानूनों में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु तो राज्यों के 1 वर्ष का समय दिया गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय शासन संबंधित है राज्य सूची के विषय से। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के बारे में हमको जानना है। तो हमारा जो है पहला स्टेटमेंट है कि विधानसभा एक साधारण विधेयक पारित करते समय विधान परिषद द्वारा किए गए संशोधनों की अवहेलना कर सकती है। बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, क्योंकि विधानसभा दूसरी बार विधेयक पारित करके विधान परिषद की अवहेलना कर सकती है। ठीक है, जबकि विधान परिषद को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किया जाता है और विधान परिषद को प्रेरित किया जाता है, तब यदि विधान परिषद विधेयक को
फिर से अस्वीकार कर देती है या ऐसे संशोधनों का प्रस्ताव करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं है या 1 माह के भीतर विधेयक को पारित नहीं करती है, तब विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है। ठीक है। अगला है स्टेटमेंट, विधानसभा द्वारा अस्वीकार किया गया विधेयक उसकी उत्पत्ति के स्रोत से निरपेक्ष रहते हुए समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो है गतिरोध को हल करने के लिए विधेयक को दूसरी बार पारित करने की क्रियाविधि केवल विधानसभा में पूरा स्थापित किए जाने वाले विधेयक पर लागू होती है। ठीक। जब एक विधेयक जो विधान परिषद में पूरा स्थापित हुआ है और विधानसभा को भेजा गया है तथा उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, मतलब दोनों सही हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समितियों ने केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं? ठीक। तो किन समितियों ने प्रस्तुत किया है देख लेते हैं। पहला है कि सरकारीय आयोग, बिल्कुल सही है। एम पुंछी आयोग, ये भी सही है। राजमन्नार समिति, ये भी सही है। ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही हैं। इन्होंने जो है केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देखिए। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निम्नलिखित में कौन से देशों के युग्म के मध्य संचालित होती है? तो नॉर्ड 2 जो है ये संचालित होती है रूस से जर्मनी के मध्य। ठीक है। जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को रोक दिया है क्योंकि विभिन्न देशों ने रूस को प्रतिबंध कर दिया है, इसीलिए ये चर्चा में रही है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 बाल्टिक सागर के नीचे 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो सेंट पीटर्सबर्ग के पास रूस के तट से जर्मनी में लुब्मिन तक गैस ले जाती है। ठीक है, यही सही है। रूस से जर्मनी, और चर्चा में भी रहा है तो पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि जो है अनुच्छेद 56 के 1 बी 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ठीक है, के तहत जो है कहा गया है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि संविधान यह विवरण नहीं देता कि संविधान का कितना उल्लंघन होने पर ऐसा होगा। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति को हटाने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत का उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए कार्यभार नहीं संभालता है, बल्कि केवल नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 25वां। बाकी 26 से लेकर 50 तक अगले वीडियो में देखेंगे। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में पूछा है तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, अर्थात क्या हुआ कि अनुच्छेद जो 163 ये कहता है, अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल के विवेकानुसार किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर राज्यपाल के कार्यों में प्रयोग में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल उन्हें किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। ठीक है,
जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक उसे राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वह विधानसभा का विश्वास खो देता है तो उसे इस्तीफा देना होगा या राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। ठीक, अगला स्टेटमेंट है राज्यपाल उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब अभी मैंने बताया कि जब तक बहुमत प्राप्त है मुख्यमंत्री को तब तक उसे राज्यपाल बर्खास्त नहीं कर सकता। विश्वास अगर खो देगा तो उसे राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। तीसरा है वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि वह किसी भी समय राज्यपाल से विधानसभा भंग करने के लिए सिफारिश कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3। तो ये हो गए हमारे आज के प्रश्न। ठीक है, 25 तक हमारा ये जो है हिंदी माध्यम का टेस्ट नंबर 2 का पहला सेट है। ठीक है, और उस तरह 5वां टेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।